कि हमारी माँ ने एक ही कहा था पुलिस स्टेशन में आके कि मर जाना लेकिन गद्दार नहीं कर। फिर मुझे इंटरोगेशन सेंटर ले गए। वहाँ पर वो हालत की कि रात को सोने नहीं देते थे। एक गया दूसरा आ गया, दूसरा गया, यानी कि उसको सोने नहीं देना। ठुड्डों से वो एक आता है, उस पर लिखा होता है आन मिलो सजना। वो उसके साथ मतलब ये इतना बड़ा पटरा होता, मतलब इतना ये है क्या कि आज भी मेरा शरीर देखेंगे। आप अकेले थे और भी थे आपके साथ लोग? नहीं, मैं अकेला था। आप अकेले थे। फिर इंटरोगेशन के बाद मुझे जब ले गए तो मेरी हालत ये थी कि मैं खड़ा नहीं हो सकता था। फिर मुझे हॉस्पिटल में 15 दिन रखा। देश में एक भूचाल आ चुका था और उस रात को उसने सत्ता छोड़ने की बजाय, इंदिरा गांधी ने सत्ता छोड़ने की बजाय पहली बात तो सेंसरशिप लगा दी। रातों रात सारे देश भर में, आपको इमेजिन नहीं कर सकते, सारे देश वाले मीडिया के तार काट दिए गए, प्रेस के प्रेस प्रिंट ना हो। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। जबरन 20-20, 22-22 साल के लोगों की नसबंदी कर दी गई। इस प्रकार का दौर इस देश ने देखा। फंडामेंटल राइट्स सब सस्पेंड हो गए। इंडेफिनेट पीरियड के लिए लोग गिरफ्तार कर लिए गए। कबालियों के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो था, वो जो जितने भी कबाली पाकिस्तान से यहाँ आए थे, वो उनको शरण उसने क्या दी कि उनको जेके एपी में उनको भर्ती किया गया। बल्कि हमारे आदमियों को उन्होंने छड़ी दी, उन कबालियों को उन्होंने तब भी बंदूक पकड़ाई। और जो कबाली, जब आप लोग रेडियो पे सुनते थे कि जंगी कैदियों का प्रोग्राम होता था, कुछ लोग यहाँ फंसे हुए थे, कुछ लोग वहाँ फंसे हुए थे। इसने वहाँ उस समय भी चाल चली। जम्मू कश्मीर, जम्मू तो जम्मू था, लेकिन श्रीनगर को इसने उस वक्त भी पाकिस्तान बना के रखा हुआ था। मेरे साथ जो इस समय तमाम ये लोग खड़े हैं, माननीय लोग, इन्होंने इमरजेंसी के समय वो दौर देखा था, वो गिरफ्तारियां उस समय दी थी, जद्दोजहद लड़ी थी और एक बहुत बड़ी एक दूसरी जंग कह सकते हैं, दूसरी देश में आज़ादी के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। सभी को पता है कि 1947 में भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, लेकिन एक और आज़ादी की जंग जो है वो इमरजेंसी के वक्त जो है उस समय लड़ी थी। और ये तमाम जितने भी लोग हैं, ये इन्होंने सब अपना अपना योगदान दिया था। आज ख़ास तौर पर भाजपा मुख्यालय में आए हैं, इनको सम्मानित भी किया गया है और एक नया नाम जो है सबको भी दिया गया है। इस देश के अंदर जिस समय 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट, जगमोहन जी वहाँ चीफ जस्टिस थे, उन्होंने फैसला कर दिया कि इंदिरा गांधी की इलेक्शन गलत है, करप्ट प्रैक्टिस और माल प्रैक्टिस के कारण हुई है और इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बने रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद उसके अपील में इंदिरा गांधी हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से, क्लीन स्टे देने से इनकार कर दिया था। 25 तारीख को जयप्रकाश नारायण जी ने रामलीला ग्राउंड के अंदर दिल्ली में एक बहुत बड़ा रैली करके आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपील की थी कि आप इस प्रकार के इंदिरा गांधी की या कांग्रेस की हुकूमत का बात मत मानिए, आप संविधान की बात मानिए और आपको गलत निर्देश मानने से हम अपील करेंगे, गलत निर्देश मत मानिए। देश में एक भूचाल आ चुका था और उस रात को उसने सत्ता छोड़ने की बजाय, इंदिरा गांधी ने सत्ता छोड़ने की बजाय पहली बात तो सेंसरशिप लगा दी। रातों रात सारे देश भर में, आपको इमेजिन नहीं कर सकते, सारे देश वाले मीडिया के तार काट दिए गए, प्रेस के प्रेस प्रिंट ना हो। दूसरी बात, उस दौर के अंदर सारे के सारे रातों रात सुबह लोगों को उठा लिया गया, नेताओं को उठा लिया गया। उसमें आरएसएस, भाजपा के, उस समय जनता पार्टी नहीं बनी थी, जनसंघ के लोग थे और उसमें अकाली दल के लोग थे। तीसरी बात, खाली उनको नहीं उठाया गया, देश भर में एक आंदोलन बहुत बड़ा उस समय चल रहा था, जिस समय जिसकी काल जो है वो दी जा चुकी थी। उस समय पूरी रेल सिस्टम ठप था। गुजरात के अंदर चिमन भाई पटेल की करप्ट गवर्नमेंट को मुरारजी देसाई की लीडरशिप के अंदर हटा दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, अपनी गवर्नमेंट को। इसलिए देश के अंदर ऐसा वातावरण था, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। जबरन 20-20, 22-22 साल के लोगों की नसबंदी कर दी गई। इस प्रकार का दौर इस देश ने देखा। फंडामेंटल राइट्स सब सस्पेंड हो गए। इंडेफिनेट पीरियड के लिए लोग गिरफ्तार कर लिए गए और 21 महीना उनको रखा गया। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी जो चुनाव हारी राय नारायण से, तब जाके वो नया युग का शुरुआत हुई। और आज जिस युग में हम प्रवेश किए हैं
उस संघर्ष को जिन लोगों ने किया आज उसका सम्मान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। बहुत बड़ी बात है, छोटा वक्त नहीं है। 2 साल थे, 2 साल पूरे। आप लोग जम्मू में थे उस समय, जम्मू के क्या सूरत हाल थे? क्योंकि देश के बारे में, दिल्ली के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जेपी हों चाहे या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हों और बड़े बड़े संघ के नेता सबकी गिरफ्तारियाँ हुई थी। जम्मू की क्या सूरत हाल थी उस समय? जम्मू में उस वक्त इतनी अनेर गर्दी थी कि यहाँ पर एक सरदारी लाल जी, वो संघ के स्वयं सेवक थे, तो उनको ढूंढने के लिए उसके वारंट निकले उसको ढूंढने के, लेकिन वो सरदारी लाल नहीं, दूसरे सरदारी लाल जी को ले दिया गया। इतनी अनेर गर्दी थी यहाँ पर जम्मू में, लालनेस ऐसी थी क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो यहाँ पर वो थे पंडित, यहाँ पर शेख अब्दुल्ला ने इतना ज़्यादा अत्याचार किए हुए हैं तो उसमें कहा नहीं जाता। लेकिन ये वो काली यादें हैं जी। वो कबालियों के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो था, वो जो जितने भी कबाली पाकिस्तान से यहाँ आए थे, उनको शरण उसने क्या दी कि उनको जेके एपी में उनको भर्ती किया गया। बल्कि हमारे आदमियों को उन्होंने छड़ी दी, उन कबालियों को उन्होंने तब भी बंदूक पकड़ाई। और जो कबाली, जब आप लोग रेडियो पे सुनते थे कि जंगी कैदियों का प्रोग्राम होता था, कुछ लोग यहाँ फंसे हुए थे, कुछ लोग वहाँ फंसे हुए थे, इसने वहाँ उस समय भी चाल चली। जम्मू कश्मीर, जम्मू तो जम्मू था, लेकिन श्रीनगर को इसने उस वक्त भी पाकिस्तान बना के रखा हुआ था। ये आप इसने यहाँ पे मैं चंद्रमोहन जी आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूँ सर। मीसा और एक और कानून था जो DIR, मीसा और DIR। मीसा में तो फिर लोग कानूनी उनको कुछ ना कुछ मदद मिल जाती थी, लेकिन DIR में मिलती थी, मीसा में नहीं मिलती थी। तो वो यहाँ पे भी उसी तरह से गिरफ्तार। यहाँ पे जो मीसा का कानून नाफिज किया गया उसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील, कहीं कोई नहीं जा सकता था, सीधा जेल में डाल देते थे। और उसके बाद कोई पीरियड भी निश्चित नहीं था, जैसे आमतौर पर प्रिवेंटिव लॉ के लिए 2 साल होते हैं, 2 साल कुछ नहीं थे। और रखा गया सबको, ये कहा गया अब जेल से बाहर नहीं आओगे। जो इंटरोगेशन सेंटर में पुलिस वाले हमको ये कहते थे कि रशियन पैट्री पे इंदिरा गांधी चल रही है और जो जैसे रशिया रेवोल्यूशन के बाद विरोधियों को मार दिया गया, ऐसे आप लोगों को मार दिया जाएगा। तो जो भी लोग जेल में थे वो ये सोच के आए थे कि घर से हम हमेशा के लिए आ गए हैं। तो फिर भी किसी के हौसले कम नहीं हुए, ज़ोरों शोर से मुकाबला किया, जेल के अंदर रहे, अंदर भी नारे लगाते थे, जेल के अंदर भी मरण मरते रख भूख हड़ताल करते थे और रोज़ नारे लगाते, जेल के बाहर भी आवाज़ जाती थी। चंद्रमोहन जी, जम्मू में कहाँ रखे जाते थे इतने, क्योंकि बहुत दुनिया की गिरफ्तारी थी, कहाँ रखे जाते? मुख्यतः स्पेशल जेल थी यहाँ पे नहर पे, जो शेख अब्दुल्ला के समय बनाई गई थी। आजकल वहाँ तवाज़ो का ऑर्डर है, तवाज़ो का ऑफिस है CID का, तो वो स्पेशल जेल थी, वहाँ रखा गया था। हीरानगर जेल में रखा गया, सेंट्रल जेल जम्मू में रखा गया था। उसके अलावा कठुआ में, पुंछ में, किश्तवाड़ में, इन स्थानों पर श्रीनगर जेल में भी रखा गया था। तो ऐसे विभिन्न स्थानों पर लोगों को रखा गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जोर जो था वो स्पेशल जेल जम्मू में था और वहाँ पे बड़ा दबाव था लोगों का। और इस तरह का अत्याचार सबके साथ होता रहा। पुलिस का तो धर्म कोर्ट जो हिमाचल में थी, यहाँ से लोगों को एक तो उसके अलावा जो लगातार अत्याचार किया जाता, परिवारों के साथ भी अत्याचार किया जाता था। जो लोग जेल में चले गए उनके परिवारों को बार बार जाकर तलाशियाँ लेनी, बार बार वहाँ जाके उन लोगों को परेशान करना, ये एक प्रथा बन गई थी वहाँ पे। जैसा पुलिस का एटीट्यूड रहता है, वो किसी का लिहाज नहीं करते, किसी का क्या सोशल स्टेटस है, कितनी क्वालिफिकेशन है, सबको एक जैसा बनाते हैं। जिस इंटरव्यू सेंटर के जिस सेल में मैं था, वहाँ 2-3 पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने वाले गुज्जर थे, आनंद मार्गी थे, नक्सलाइट थे और पाकिस्तानी एजेंट थे। तो उनके बीच मैं बीजेपी का, हम देशभक्त लोग हैं, हमको उनके बीच रखा गया था। तो इस तरह से सबको एक बराबर गिनते थे और जितना हो सकता है, जितना बयान नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार का अत्याचार रखते, ऐसे कंबल में हमें रहना पड़ता जिसमें बदबू होती थी, कमरे ऐसे थे, मच्छर मक्खी और कोई किसी किस्म का कोई सुविधा वहाँ नहीं होती थी। रात को 6 बजे खाना दे देते थे और सुबह तक बैठे रहो वहाँ पे। और जब वो 19 महीने जैसे आप बता रहे हैं, 2 सालों ने आप काट के बाहर आए थे, 21 महीने, तो उस समय के बाद फिर किस तरह की परिस्थितियाँ थी, कैसे आप लोगों ने फिर लोगों ने हमारा स्वागत किया। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी गया तो लड़कों ने एकदम स्वागत किया और मुझे VC वाइस चांसलर के पास ले गए। बाहर लोगों ने बड़ा सम्मान किया और हमारा जो समय अंदर बीता था, जिसको मैं कुर्बानी भी कह सकता हूँ, जो हमारा, उसके लिए लोगों ने हमारा सम्मान बढ़ाया जहाँ भी जाते थे। उसी के कारण क्या हुआ कि जब जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा गया, जनता पार्टी संयुक्त पार्टी बनी थी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस, BJP और लोकदल, तो इतनी ज़बरदस्त समर्थन मिला कि हर जगह हमारे कैंडिडेट जीते और कांग्रेस हार गई। तो वो जो हमारा जेल के अंदर समय बीता, उसके कारण ही समाज के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा। एक बदलाव की भी शुरुआत हुई थी उससे। बिल्कुल अभी और लगता है कि वो अगर इमरजेंसी ना लगती तो शायद भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ ही रहती, वो भाजपा बन ही नहीं पाती, क्योंकि मौका था वो। हो सकता है। और मैं ये सोचता हूँ कि इस देश के जो लोग हैं कांग्रेस को कभी सहन नहीं करते।
उस चुनाव के बाद चाहे जनता पार्टी बनती ना बनती, लोगों को क्रोध था कांग्रेस के खिलाफ। हमारे अशोक खुजरा जी की दादी बुजुर्ग थी, वो इतना खिलाफ बोलती थी, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे, मतलब इतना विरोध था कांग्रेस का उस वक्त कि किसी भी सूरत में कोई भी खड़ा हो जाता कांग्रेस नहीं जीत सकती थी। उसने ऐसा वातावरण बना था। आज भी हमने जो कार्यक्रम किया है, हमने ये संकल्प लिया सबने यहाँ कि अभी भी जो अधिनायकवादी सोच है अभी है, सड़कों पर बैठ जाते हैं लोग, रास्ते बंद कर देते हैं, किसी का विरोधी का मकान तोड़ देते हैं, ठीक है, साधु संतों को लिंचिंग करके हत्या कर दी हुई, ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो बन रहा है कंट्री के अंदर, इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी और हम तैयार हैं कि इसको किस तरीके से समाप्त किया जाए, सही लोकतंत्र देश के अंदर आए, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। 1975 में ये सोशल मीडिया नहीं होता था, जैसे आज के समय में मीडिया प्रखर है, बहुत मजबूत है और हर कोई व्यक्ति जो जी, तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनको इमरजेंसी के बारे में नहीं पता। अगर उनको इमरजेंसी की बोलेंगे उनको लगेगा शायद हम अस्पताल की से इमरजेंसी वार्ड की बात कर रहे हैं। तो उन तक कैसे ये इमरजेंसी के दौर की बातें जाएं, उन तक उस संघर्ष के बारे में कैसे उनको बताया जाए, इसको लेकर भी क्या कुछ माहौल बनाया? आज भी हमने तय किया एक पुस्तक लिखेंगे और हो सका तो कोई इसके लिए हम डॉक्यूमेंट्री वगैरह तैयार करेंगे ताकि लोगों को पता लगे। बड़ा ज़रूरी है ये सब चीज़ अपने पास रखना, एक गुनाह है, पाप है, लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी ताकि वो भी सतर्क रहें, अलर्ट रहें। आप बताइए, आप क्या कहेंगे, जम्मू की पीढ़ी को क्या कहेंगे, जो नई जनरेशन है उनको? देखिए, मैं तो एक बात, क्योंकि लोगों ने सारी बातें की हैं, एक चीज़ मैं आपके भी ध्यान में लाना चाहता हूँ। आपने ये नोट किया होगा कि यहाँ जितने लोग आज आपको दिख रहे हैं वो लोग आज सारे 50s और 60s की एज में हैं। आप इमेजिन करिए आज से 45 साल ईयर पहले वो कितनी एज के होंगे, कोई 20 साल का, कोई 18 साल का और कोई 15 साल का। जैसे कविंदर जी ने कहा कि मैं 13 वर्ष का था, तो उस वक्त के इस एज ग्रुप के लोगों ने जो स्ट्रगल की, आज की युवा पीढ़ी को इस बात से ये देखना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि ये उम्र होती है कुछ कर जाने की। भगत सिंह की भी हम बात करेंगे तो वो एक थोड़ा ही इससे बड़े थे, कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई 50 साल के थे। तो मैं आपके ज़रिए ये एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि देश की रक्षा के लिए, चाहे वो संविधान की रक्षा है, चाहे वो देश की आन बान शान की रक्षा है, जैसे आज हमारे अग्निवीर की स्कीम भी आई, तो सरकार ने क्या एज ग्रुप रखा है। मैं एक पर्टिकुलर मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाकी सारी बातें की हैं, कि इस देश के लिए, इस संविधान के लिए कुछ भी कर गुजरने की जो उम्र है उसका इंतज़ार नहीं करना है। वो यही है कि जब आपकी उम्मीदें जवान हैं, जब आपके अंदर जोश है, तब आप देश के लिए कुछ भी कर सकने का जज्बा रखते हैं और करना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया कहा सर। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भी गिरफ्तारी दी थी और आप ही के साथी बता रहे हैं कि बहुत टॉर्चर हुआ था। कैसे इतनी वो उस समय शक्ति आई थी कि आपने जंग लड़नी है, खुद को भी मजबूत रखना है और उस पूरी परिस्थिति से जीत करके बाहर निकलना है? मेरा नाम सतपाल सिंह राठौर है जी। उस वक्त मैं 18 वर्ष के लगभग था, या 20 के लगभग होगा। जब इमरजेंसी लगी उसका सारा रमेश जी ने और चंद्रमोहन जी ने आपको बता दिया। मेरे साथ क्या हुआ मैं उसके बारे में जी। मेरे पास जम्मू क्षेत्र का ये ऊपर का भाग जो है उसका काम था कि हम वहाँ पर ललकार नाम की एक अखबार आती थी, वो हम बांटते थे। रात को हम लोगों के घरों में दे जाते थे ताकि सुबह तक वो न्यूज़ उन पर तक पहुँच जाए, समाचार पहुँच जाए। और उसके साथ साथ अपने साथियों को लेकर हम रात्रि के अंधेरे में लोगों के घरों में पत्रक बांटना, भेजना और दीवारों पर इश्तिहार लगाने और दीवारों पर हिटलर, हलाकू, चंगे खां, तरह तरह के नाम लिख कर करते थे। और उसके साथ साथ हम बहुत पूरी रात हम जागते थे और रात को जोगी दरवाज़ा में सोते थे। तो उसके साथ साथ हमारा ये था कि उनकी शेख अब्दुल्ला की नज़र हम पर पड़ी कि ये जो लड़के हैं ये इनको पकड़ना चाहिए। मेरे पास एक सूची थी, मीटिंग कहाँ है, कब है, उसमें कौन कौन आएगा। तो मुझे एक CID के अफसर ने कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ, तो हो सकता है कि आपको उठाकर यहाँ से ले जाएंगे, फिर आपको हालत बुरी करेंगे क्योंकि शेख अब्दुल्ला की लिस्ट में आप आ चुके हो। तो मेरे पास जो सूची थी, मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस सूची को मैं कहीं रखूँ, हो सकता है कहीं गलती से पुलिस के हाथ में न चढ़ जाए। तो मैं अपने छोटे भाई को देने के लिए दुकान, मेरी 2 दुकानें थी, एक टेलर की, एक साड़ियों की दुकान थी पटेल बाज़ार में। वहाँ देने के लिए आया तो पुलिस को पता चल गया, तो मेरे पीछे भागे और मुझे उन्होंने जाकर लीक रोड के पास पकड़ लिया।
तो वो मैंने अब सोचा कि मैं लिस्ट जो है उसको क्या करूं, मैंने लिस्ट मुंह में डाल ली और वो लिस्ट में खा गया। और जब लिस्ट खाई तो उन्होंने वो नीचे का हिस्सा होता डंडा, वो मेरे मुंह में मारे। ये मेरी टांगें टूटी हुई हैं। अच्छा, उस समय जब आपने कागज़ मुंह में डाल लिया तो उस समय आपके मुंह से कागज़ निकालने के लिए डंडे मारे उन्होंने? छाती पे बूट मारे। अच्छा। ये ना उसके बाद फिर मुझे ऐसे घसीट कर गए जैसे कुत्ते को लेके जाता है मरा हुआ लेकर के। फिर पक्का डंगा में पुलिस स्टेशन में रखा। तो वहाँ पर 5 दिन रहा। माता जी आए, वहाँ पर उन्होंने हौसला दिया। फिर मुझे इंटरोगेशन सेंटर ले गए। वहाँ पर वो हालत की कि रात को सोने नहीं देते थे। एक गया दूसरा आ गया, दूसरा गया, यानी कि इसको सोने नहीं देना। ठुड्डों से वो एक आता है, उस पर लिखा होता है आन मिलो सजना। वो उसके साथ मतलब ये इतना बड़ा पटरा होता, मतलब इतना ये है क्या कि आज भी मेरा शरीर देखेंगे। आप अकेले थे और भी थे आपके साथ लोग? नहीं, मैं अकेला था। आप अकेले थे। फिर इंटरोगेशन के बाद मुझे जब ले गए तो मेरी हालत ये थी कि मैं खड़ा नहीं हो सकता था। फिर मुझे हॉस्पिटल में 15 दिन रखा। उसके बाद मुझे स्पेशल जेल में भेजा। तो चंद्रमोहन जी, हमारे उपेंद्र किशन जी भट्ट, इन्होंने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन मेरी हालत उधर भी ठीक नहीं थी। क्योंकि ये 15-20 दिन की जो मार मुझे पड़ी थी ना, तो मेरी हड्डियाँ टूटी हुई थी, दांत टूटे हुए थे, और मेरी अभी ऑपरेशन भी करना पड़ा मुझे। 4 लाख रुपया लगा मुझे टांगों का ऑपरेशन का। अच्छा। ना अपील थी ना दलील थी, सुनने वाला कोई नहीं था। दुकानें ख़त्म हो चुकी थी। छोटा भाई मैट्रिक में था, पढ़ाई छोड़ दी। रियाड़ी में चाय की दुकान खोली। रियाड़ी वो है ना पीपल चौक में बढ़ के नीचे। एक स्टोव रखा, कप रखे। ये बाहर आने के बाद आपने किया ये, या आपके भाई करते? ना वो करते पीछे। अच्छा, भाई करते थे। खाना खाना था, परिवार को कैसे चलाना था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। दुकानें तो भी ख़त्म हो चुकी थी। हाँ। अब परिवार को चलाना बड़ा मैं था। तो उसने परिवार को चलाया। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे से भी ज़्यादा ऐसे हैं लोग जिन्होंने मेरे से ज़्यादा टॉर्चर किया होगा। लेकिन शेख अब्दुल्ला, क्योंकि यहाँ पर 370 लगी हुई थी, उसके कारण यहाँ पर कोई अपील, कोई दलील, कोई कुछ नहीं था। जो भी करता था शेख अब्दुल्ला करते थे। तो मेरा कोई 19-20 महीने में, यानी शुरू में लेकर एंड तक में, अंतिम जो जत्था था हमारा, मैं उसमें वापस आया। लेकिन चीज़ ये है कि मैं लोगों को, नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि ना जाने कब कौन सा समय फिर आएगा। आज हो जो हमारी हालत थी, हमने लड़ाई लड़ी, हमें बहुत कुछ कहा कि आप कोशिश करो कि अपने उन लोगों के नाम दो, उन्हें साथियों के, हम आपको छोड़ देंगे, आपको नौकरी भी देंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। लेकिन ऐसा है कि हमारी माँ ने एक ही कहा था पुलिस स्टेशन में आके कि मर जाना, लेकिन गद्दार नहीं करना। आज भी ये लफ्ज़ याद आते हैं, उनके कानों में पड़ते होंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक्त इमरजेंसी में जो हुआ, ये चंद्रमोहन जी ने, रमेश जी ने, हमारे अधिकारियों ने सबको ये बता दिया। लेकिन उस व्यक्ति को पूछो जिसके साथ बीता है, बिल्कुल। और ऐसे वो बताएगा। फिर मैं, दुकानें मेरी तबाह हो चुकी थी, रोटी खाने के लिए नहीं थी। लेकिन आज चलो भगवान की कृपा से बच्चे थोड़े काबिल हुए हैं। लेकिन कई ऐसे लोग मैं आपको बता सकता हूँ जो आज भी बेचारे स्टैंड नहीं हो पाए, कारोबार ख़त्म है उनका। वही इमरजेंसी के दौर के लोग। इमरजेंसी के दौर के। ये पीड़ा सुनी आपने, और इनके भावुक जो जिस तरह से हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि इनको शायद उस समय की जो चीज़ें हैं, अपनी माँ की कही हुई बातें,
वो याद आ गई, और जो पीड़ा थी, और मैं इनके चेहरे पे देख रहा था कि वो महसूस कर रहे थे, वही दर्द इनको आज भी शायद वो याद आ गया एकदम से, जब उस वक्त की अपने टॉर्चर के इंसिडेंट बताए। तो इस तरह के सिर्फ इनके साथ ही नहीं, देश भर में लोगों के साथ आपातकाल में जो टॉर्चर थे, जो खास उनके लिए ट्रीटमेंट जो कहे अगर कानून के तहत देखा जाए, वो भी उनको उनके अगेंस्ट ही रहा, क्योंकि कानून भी उनकी सहायता नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, और कहीं उनको पता नहीं चल रहा था आखिरकार होगा क्या। लेकिन अब इतना लंबे वक्त बीत जाने के बाद एक बार फिर जो है वो एक इस तरह का माहौल देश में बन रहा है जहां पर दोबारा से एकजुट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो बाहरी ताकतें हैं वो भारत को खोखला करने में लगी हैं। और युवाओं से आज के कार्यक्रम का एक ये भी मकसद था कि युवाओं तक एक संदेश जाए कि जिस तरह से इमरजेंसी के समय या फिर अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने के लिए जिस तरह से पूरा देश एकजुट हुआ था, युवा आगे बढ़कर निकल के आए थे और उन्होंने अपने आप से मानसिक रूप से वो सभी तैयार थे, तो उसी तरह आज भी तैयार रहना है। और ये जो आपातकाल है, जो इमरजेंसी है, इससे एक सबक लेके हमें भविष्य के लिए जो है आगे का सफ़र वो उसको प्लान करना है।